नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। रात के 9 बज चुके हैं। न्यूज 24 पर वक्त हो गया है नॉन स्टॉप एट 9 का। अगले साल होने वाले पंजाब, उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल ने आज गोवा में भी मुफ्त बिजली का दांव चल दिया। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, तो ये मेरी गारंटी है। मुफ्त बिजली पाने की गारंटी वाली जिस सियासत ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की सत्ता दिला दी, अब उसी गारंटी के सहारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय फलक पर विस्तार देने की मुहिम में जुट गए हैं। पंजाब और उत्तराखंड में मुफ्त बिजली का पासा फेंक चुके केजरीवाल ने अब गोवा में भी यही गोटी चल दी है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। दूसरा, जैसा मैंने बताया, बहुत इलाकों में हमारे लोग गए, वहां पे देखा लोगों के बिजली के बिल पुराने इतने गलत आए हुए हैं। किसी का कुछ इतने हजार का भेज दिया, किसी का इतने हजार का भेज दिया, फिर वो जाते हैं ठीक कराने के लिए, वो कहते हैं 10,000 रुपए दे दो तब ठीक करेंगे। अब वो ठीक कराने में बेचारे कंज्यूमर की, आम आदमी की नाक में दम हो जाता है। तो पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। तीसरी बात की गारंटी, 24 घंटे बिजली देंगे। और चौथी बात, किसानों को बताते हैं यहां पे बिजली देनी पड़ती है, बिजली के पैसे दे। किसान एक बेचारा सबसे गरीब आदमी है, उसको फ्री बिजली दी जाएगी। खेती के लिए किसानों को फ्री बिजली दी जाएगी। फ्री बिजली के चुनावी वादे के साथ अरविंद केजरीवाल ने गोवा के चुनाव में हो रहे राजनीतिक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। जिस पार्टी को लोगों ने 17 एमएलए दिए थे, आज उसके 5 एमएलए बच गए। ये चल क्या रहा है? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये हर गोवन पूछना चाहता है कि फिर इलेक्शन क्यों कराते हो? आपस में पैसे ले दे के, बांट के पैसे बैठ जाओ सारे के सारे, और आपस में ले दे के और बना लो सरकार। देन इलेक्शन बिकम्स अ फार्स। इलेक्शन का कोई मतलब नहीं बच जाता ना। केजरीवाल ने दावा किया कि ये कोशिश दिल्ली में भी हुई थी, लेकिन विरोधी आम आदमी पार्टी को तोड़ नहीं पाए। बीजेपी के 32 एमएलए थे, 35 एमएलए चाहिए थे सरकार बनाने के लिए, 3 एमएलए चाहिए थे बस। हमारे 28 एमएलए में से बीजेपी 3 एमएलए भी नहीं तोड़ पाई। उसके बाद जब दूसरी बार सरकार बनी थी, हमारे 67 एमएलए थे। बीजेपी खूब प्रचार करती थी, ये इतने एमएलए, 21 एमएलए हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे, फिर इतने ये कर देंगे, इतने खूब कोशिश की उन्होंने। 1 एमएलए भी दिल्ली में नहीं तोड़ पाए वो लोग। हालांकि केजरीवाल के इस वायदे पर विरोधियों को बिल्कुल एतबार नहीं है। कांग्रेस ने इसे केजरीवाल का सियासी शिगुफा बता दिया है। सत्य तो ये है कि जो श्री केजरीवाल जी हैं वो केवल राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। उनके वचन में कोई जोर नहीं है, उनका वचन खाली है। आज दिल्ली में की टूटी में, नल में पानी नहीं है और देश भर में वो मुफ्त बिजली के वादे करने, कहानियां बेचने का काम कर रहे हैं। पिछले कुछ समय से अरविंद केजरीवाल अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के लिए लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। और खबर महाराष्ट्र से, जहां पर महाविकास आघाड़ी के शिल्पकार मराठा क्षत्रप शरद पवार फिलहाल कांग्रेस से बेहद नाराज हैं। सूत्रों की माने तो पवार ने कांग्रेस से यह साफ करने को कहा है कि आपको गठबंधन करना है या नहीं। मंगलवार की शाम महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच.के. पाटिल, वरिष्ठ मंत्री अशोक चौहान और बाला साहब थोरात ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। सूत्रों की माने तो शरद पवार ने एच.के. पाटिल से पूछा कि अगर आपने सही में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है तो इसे सार्वजनिक कर दीजिए। सूत्रों की माने तो शरद पवार ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले की तरफ से हो रही बयानबाजी को लेकर नाराजगी का इजहार किया। यही वजह है कि शरद पवार के साथ हुई इस बैठक से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले को दूर रखा गया। पटोले ने खुद कहा कि ना तो उन्हें शरद पवार का न्योता था और ना ही इस बैठक के बारे में उन्हें पता था।
अरे भाई गुस्से की बात नहीं ना, मैंने मेरा कोई न्योता नहीं था मेरे को पवार साहब का कि नाना को भी साथ में आना है, या मेरे को पता भी नहीं कि नेता लोग गए। तो जब मुझे पता चला तो मैंने उनको पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण के बारे में उनके साथ हम मीटिंग करने गए थे और उसी बारे में चर्चा हुई। तो मेरा गुस्सा कुछ नहीं है, मेरा व्यक्तिगत किसी के साथ गुस्सा नहीं होता। मैं मेरे पार्टी का काम कर रहा हूँ और मेरे पार्टी का काम करते समय किसी को गुस्सा होता हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के बयानों ने महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में अविश्वास की स्थिति पैदा कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इसी के मद्देनजर शरद पवार के साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की ये मुलाकात हुई है। पिछले दिनों नाना पटोले ने ये कहकर हंगामा खड़ा कर दिया था कि कांग्रेस आने वाले महानगर पालिका, जिला परिषद और विधानसभा चुनाव अपने दम पर लड़ेगी। यही नहीं, 4 दिन पहले नाना पटोले ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि महाराष्ट्र पुलिस उनकी जासूसी कर रही है और ऐसा लगता है कि इसकी जानकारी सीएम और डिप्टी सीएम को दी जा रही है। पटोले के ऐसे बयानों से गठबंधन में दरार पैदा होने लगी और पार्टी बचाव की मुद्रा में आ गई। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कोई शब्द घुमा फिरा के बताया गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नाना, हम, एनसीपी, शिवसेना, महाविकास आघाड़ी की सरकार पूरे 5 साल रहेगी और ये गठबंधन पूरी तरह से सुरक्षित है। महाविकास आघाड़ी की सरकार है, कांग्रेस को एक बहुत बड़ा मौका और बहुत बड़ा हिस्सा महाविकास आघाड़ी में मिला है और अच्छा कामकाज महाविकास आघाड़ी का चल रहा है। मुख्यमंत्री की भी पॉपुलैरिटी जो है दिन ब दिन बढ़ रही है, उनकी छाप पड़ रही है और 3 पार्टियां जब एक कॉमन मिनिमम एजेंडा पर चल रही है तो सभी को सावधानी बरतनी चाहिए और किसी भी तरह महाविकास आघाड़ी में कोई मतभेद तैयार हो, इस प्रकार के बयानबाजी नहीं करने चाहिए। बहरहाल शरद पवार के इस रुख से कांग्रेस भी 2 कदम पीछे जाती नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कांग्रेस जल्द ही अपने 2 मंत्रियों की अकारक क्षमता के नाम पर मंत्रिमंडल से छुट्टी कर सकती है। कांग्रेस के नेताओं द्वारा शरद पवार की मुलाकात पवार की नाराजगी का एक हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि यह मुलाकात ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई थी। अगर वाकई ये मुलाकात ओबीसी आरक्षण को लेकर हुई थी तो ऐसे में नाना पटोले वहां क्यों मौजूद नहीं थे, क्योंकि नाना पटोले कांग्रेस में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि शरद पवार कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रहे हैं। कैमरामैन अंचल सिंह के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। और अब बात कांवड़ यात्रा की। कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा क्यों? दरअसल यूपी सरकार ने कांवड़ यात्रा की इजाजत क्यों दी? ये तल्ख सवाल हैं देश की सबसे बड़ी अदालत के, जिसने इसके लिए जवाब के लिए केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस तक जारी कर दिया है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च अदालत ने दोनों सरकारों को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर कोरोना संकट के बीच कांवड़ यात्रा को परमिशन क्यों दी गई। अदालत ने इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, हमने परेशान करने वाली खबर पढ़ी है कि यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है, जबकि उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगाई है। बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना से निपटने के लिए सख्ती बरतने की जरूरत बताई है, वहीं यूपी सरकार कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और केंद्र सरकार से इस मामले पर शुक्रवार सुबह तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत होनी है, ऐसे में अहम मुद्दे पर जल्दी सुनवाई होना जरूरी है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा निकालने की अनुमति दी है। सीएम ने आदेश दिया है कि सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को जो भी उचित रिप्लाई होएगा, जवाब होगा, वो दिया जाएगा सम्मान के साथ। बिल्कुल देश की जनता को जान बचाना चाहिए, कोरोना को हराना चाहिए सबसे पहले, इसलिए अमरनाथ यात्रा हो, ये भी हो, इसके कारण से हम उसको कैंसिल करना पड़ा। देश का जनता समझना चाहिए आज कोरोना सीरियसनेस, इसी दृष्टि से आज भारत सरकार एक जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय लिया है। कुंभ को लेकर के स्थिति खराब हुई थी, ऐसा सभी का मानना है। कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ को लेकर के जो ढुलमुल नीति है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा, जो दुर्भाग्यपूर्ण।
कि मोदी जी की ये एक आदत है कि हर वक्त अपनी कमियों को छिपाने के लिए वो जनता को दोष देते हैं। बात सही है, सोशल बिहेवियर का पालन करना बहुत ज़रूरी है, नियमों का, लेकिन मोदी जी पहले अपनी सरकारों को, अपने मुख्यमंत्रियों को, अपने लोगों को भी तो वो अवगत कराएं कि जब वो भंग कर रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, यात्रा ज़रूरी है, 4 धाम यात्रा ज़रूरी है, उत्तराखंड सरकार के ऊपर दबाव डलवा रहे थे, तो ये भी तो उचित नहीं है ना। यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड सरकार ने इस साल की कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है। सरकार का कहना है कि कोरोना थमने का नाम नहीं ले रहा है, ऐसे में कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। हम ऐसे समय में जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। 2 दिन पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्र और राज्य सरकारों को चिट्ठी लिखकर कांवड़ यात्रा को टालने की मांग की थी। आईएमए ने कहा था कि पहले की गलतियों को देखते हुए कांवड़ यात्रा को इजाजत ना दें, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी मंडरा रहा है। If we recall, the second wave started as a small focus in the country, and because of the behavior of people, it spread like a wildfire. It caused a lot of morbidity and mortality. Now this third wave has been predicted on the models based on other countries as well as our behavior and high degree of infectiousness of this virus, the Delta virus. Now we have to take appropriate measures to prevent it. कांवड़ यात्रा में हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं और इसमें जगह जगह भीड़ उमड़ने की आशंका रहती है। इस साल कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से 6 अगस्त के बीच प्रस्तावित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। पार्टी एमएलसी की बैठक में आज दरअसल अखिलेश यादव ने संघर्ष की रणनीति तय की है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में अखिलेश यादव पार्टी के तमाम एमएलसी से रूबरू हुए। सूत्रों के मुताबिक इस अहम बैठक में पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन, महंगाई, कानून व्यवस्था और निजीकरण के खिलाफ समाजवादी पार्टी की रणनीति के साथ ही 15 जुलाई को होने वाले प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। अभी 15 तारीख को तो धरना होने जा रहा है, साथ ही साथ में महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, आरक्षण है, निजीकरण है और जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और जो देश के लिए, जनता के लिए संविधान की हत्या करके जो बीजेपी संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उस पर चिंता व्यक्त की गई है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है और लोकतंत्र की हत्या कर रही है, लेकिन जनता में उसके खिलाफ गुस्सा है और पार्टी के कार्यकर्ता भी बीजेपी से दो हाथ करने को तैयार हैं। बैठक में मौजूद नेताओं ने संकल्प लिया कि 15 तारीख को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करेंगे। किसान की समस्या, बेरोजगारी, महंगाई, आरक्षण और निजीकरण के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आर पार की जंग छेड़ेंगे। मैं समझता हूं कि आज केवल समाजवादी पार्टी नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की ओर देख रही है। समाजवादी पार्टी इस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ सड़कों पर आएगी और जनता की जो जन समस्याएं हैं, जो उनके साथ अत्याचार हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, उस पर समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती से जनता के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की उन बेटियों के लिए जिनके साथ घटनाएं घट रही हैं, उनके इंसाफ दिलाने के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी। पार्टी नेताओं ने संकल्प लिया कि 2022 में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकना है और अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी सरकार बनानी है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश भर के एमएलसीओं की समीक्षा बैठक बुलाई थी। इस बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। सपा एमएलसी राजपाल कश्यप ने बताया कि ब्लॉक प्रमुखी और जिला पंचायत अध्यक्ष पद में जिस तरह से भाजपा के गुंडों ने हमारे कार्यकर्ताओं और जिला प्रशासन ने भाजपा के गुंडों का साथ दिया है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, उनके पर्चे फाड़े गए हैं, इसको लेकर के भी रणनीति तैयार की गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि 15 जुलाई को सरकार की नीतियों, निजीकरण और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के खिलाफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे। कुल मिलाकर के विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी ने अपनी कमर कस ली है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24।
प्रियंका गांधी के बेटे रेहान राजीव वाड्रा अपनी फोटोग्राफी के शौक को लेकर के इस वक्त सुर्खियों में है। रेहान ने दिल्ली में अपनी तस्वीरों का पहला एग्जीबिशन लगाया है, जिसे देखने गई प्रियंका गांधी ने भी अपने बेटे की फोटोग्राफी की तारीफ की। न्यूज़ 24 संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने खुद रेहान से ही उनके शौक को लेकर के बातचीत की। प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने अपनी तस्वीरों की किताब डार्क परसेप्शन को लॉन्च किया है। पहली बार रेहान राजीव वाड्रा ने अपने जुनून को लोगों के सामने रखा है। फोटोग्राफी का शौक कैसे आया? मैं जब 8, 9, 10 साल का था तब हम जंगल बहुत जाते थे, रणथंभौर, कॉर्बेट बहुत जाते थे। हर महीने 1 बारी या 2 बारी जाते थे। तो वहाँ पहला फ़ोटोग्राफी का प्यार आया। छोटा पॉइंट एंड शूट कैमरा था मेरे पास, उसको इस्तेमाल करके फ़ोटो खींचता था। ज़्यादा अच्छी फ़ोटो नहीं थी क्योंकि तब बच्चा था, पर तभी पैशन आया दिल में और तब से करते जा रहा हूँ। रेहान ने अपनी फोटोग्राफी पर राजधानी दिल्ली में खुद की खींची गई तस्वीरों का पहला एग्जीबिशन भी लगाया। ये प्रदर्शनी बीकानेर हाउस में लगी है। पहली बार रेहान वाड्रा की खींची गई तस्वीरों का कलेक्शन दर्शक देख पा रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में डार्क परसेप्शन को समझाने की कोशिश की है। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे रेहान राजीव वाड्रा की पहली बुक लॉन्च हुई है डार्क परसेप्शन, और डार्क परसेप्शन बुक की कुछ तस्वीरें दिल्ली के बीकानेर हाउस में लगाई गई हैं और आम लोग इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये एग्जीबिशन बीकानेर हाउस में लगी हुई है और इस वक्त हम वहीं मौजूद हैं। और अगर आप देखें, एक से एक फ़ोटोग्राफ्स यहाँ लगाई गई हैं जो खुद रेहान राजीव वाड्रा ने ली है। सबसे ज़्यादा जुनून जो है वो उन्हें है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी का। यहाँ पे बहुत सारी वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ्स जो हैं वो इस आर्ट गैलरी में लगी हुई हैं। हम यहाँ पे आपको कुछ ही तस्वीरें दिखा पा रहे हैं। दिल्ली के बीकानेर हाउस में जब आप आएंगे तो अंदर गैलरी है बहुत बड़ी, जहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स हैं जो कि रेहान राजीव वाड्रा ने खुद अपने कैमरे से शूट की हैं। 20 साल के रेहान का कहना है कि फोटोग्राफी का शौक उन्हें बचपन से ही रहा है। मां प्रियंका गांधी भी रेहान की खींची तस्वीरों को पसंद करती हैं। आपकी मम्मी ने भी कहा आई एम प्राउड ऑफ यू माय सन, सो कैसा लगा आपको? ऑब्वियसली वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मुझे हेल्प किया एग्जीबिशन सेटअप करने में, और हर स्टेप में मेरे साथ ही रहते हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मम्मी पापा दोनों, पूरी फैमिली। तो बहुत अच्छा लगा। रेहान को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी भी बेहद पसंद है। यही वजह है कि वो जंगलों में फोटो कैप्चर करने जाते हैं। बचपन से ही उनकी दिलचस्पी इस फील्ड में थी। हालांकि फोटोग्राफी को अपना करियर बनाने को लेकर रेहान अभी श्योर नहीं है। अब इसी में करियर बनाना है? अभी के लिए तो प्लान यही लग रहा है। हाँ। पर मैं लॉन्ग टर्म क्वेश्चन का कभी आंसर हाँ या ना नहीं बोलता। जाहिर तौर पर रेहान ने ये फ़ोटोग्राफ्स खुद शूट की हैं और जिस तरीके का उनका पैशन है, हालांकि आगे आने वाले समय में वो इसे अपना करियर बनाएंगे या नहीं ये नहीं कह सकते। चूँकि जब न्यूज़ 24 से रेहान ने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि मैं आगे की ज़िंदगी के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचता हूँ, फ़िलहाल मुझे इसका शौक़ है और मैं इस पैशन को अपने आगे बढ़ा रहा हूँ। लेकिन फ़ोटोग्राफ्स को देख के ऐसा लगता है कि शायद आने वाले समय में रेहान इसे अपना करियर बनाएंगे। साफ है कि डार्क परसेप्शन उनकी आर्ट का एक नमूना है, क्योंकि रेहान मानते हैं कि डार्कनेस स्वतंत्रता है और परसेप्शन एक तरह की कैद है। तो सही मायने में अपने लिए नई राह चुनना और उस पर सफलतापूर्वक चलना एक उभरते हुए कलाकार की पहचान हो सकती है। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।